हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ रिफंड ऑफ टैक्सेस। सो हम रिफंड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक जो करेंगे दैट इज़ वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ रिफंड क्लेम्स। तो यहाँ पे अलग अलग जो इंस्टेंसेस आते हैं जिनके कारण रिफंड्स होते हैं, रिफंड का क्लेम किया जाता है, वो पढ़ना है हम। सबसे पहले तो रिफंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। अब जहाँ पे ज़ीरो रेटेड सप्लाई आ रही है, यहाँ पे अगर किसी इंसान को रिफ़ंड क्लेम करना है तो वो दो ऑप्शंस यूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन आता है कि इधर ही कैन एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एल्यूटी एंड कैन क्लेम रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे जो हमारे ज़ीरो रेटेड सप्लायर होता है ना, जिस ऐसा सप्लायर जिसने ज़ीरो रेटेड सप्लाई की होती है, ये आईटीसी क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे आईटीसी क्लेम करने के लिए इसे क्या करना है, यहाँ पर या फिर रिफ़ंड लेने के लिए इसके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ये किसी बॉन्ड के अंडर जाके कर सकता है या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू कर सकता है, और इसके बाद जाके ये आईटीसी क्लेम करेगा, उसका रिफ़ंड आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ही में एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ देयर ऑफ एज़ पर द प्रोविजंस। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, आईजीएसटी जो है उसकी पेमेंट कर सकता है एक्सपोर्ट के टाइम, और बाद में जाके उस आईजीएसटी का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। तो ये क्या है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से अपना टैक्स वापस ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले ये वाली स्लाइड मैंने निकाली थी, ये वाली क्या है, ये रिफ़ंड ऑफ जीएसटी के जो अलग अलग इंस्टेंसेस हैं उनका एक कुछ ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो आप ये इस टाइप का भी कुछ एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएसटी का क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी हो गई। जो हमारा ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ है उनके टाइम पर रिफ़ंड इस तरीके से क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, अगला रिफ़ंड का क्लेम का इंस्टेंस आता है प्रोविजनल रिफ़ंड इन केस ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। अब कुछ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ में क्या होता है, प्रोविजनली रिफ़ंड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविजनल रिफ़ंड कितना मिलता है, टोटल जो रिफ़ंड का क्लेम किया गया है, जो सप्लायर है उसने जितना भी रिफ़ंड क्लेम किया है उसका प्रोविजनली हम 90% क्लेम एडमिट कर सकते हैं, 90% उसको पैसे वापस कर सकते हैं। ठीक है, टोटल क्लेम का 90% पैसा वापस कर दिया, सिर्फ 10% अभी अपने पास है। अब प्रोविजनल रिफ़ंड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो प्रोविजनल रिफ़ंड का मतलब ये है कि ये जो है ये टेम्परेरी सी चीज़ है, बाद में जाके इसकी फुल फ्लेज असेसमेंट तो होगी। ठीक है, इसीलिए हम पूरा रिफ़ंड नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी सा एक रिफ़ंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविजनल रिफ़ंड जो है इसके लिए सबसे पहले तो ना एक एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो है उसके इशू होने के बाद जाके हमें 90% टैक्स जो है रिफ़ंड के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब जब एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें ये वाला जो रिफ़ंड है वो देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद रिफ़ंड की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको इशू करने का टाइम पीरियड दिया गया है। रिफ़ंड की जो एक्नॉलेजमेंट है वो बेसिकली एक तरीके का ना क्लेम होता है कि हमने क्लेम कर लिया कि हमें इतना रिफ़ंड चाहिए है, इस अमाउंट का रिफ़ंड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिफ़ंड की एक्नॉलेजमेंट है ये 14 डेज़ के अंदर अंदर भेजनी होती है। पर अगर कई बार क्या होता है, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ पे आईजीएसटी पे किया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्नॉलेजमेंट है वो 3 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमने पहले यहाँ पर किया था, ये 2 केसेस किए थे। यहाँ पे पहला केस आता था कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड या फिर एलयूटी के थ्रू जाकर यहाँ पर अपने आईटीसी का या फिर जो अपना रिफ़ंड है उसका क्लेम ले सकता है। दूसरा केस आया था कि यहाँ पे ये आईजीएसटी पे कर दे। अब पहला केस क्या था, पहला केस क्या था ये समझ आया। इसके बाद सेकंड केस भी हो गया, दोनों ही ज़ीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड है। इसके बाद आता है थर्ड केस, दैट इज़ पेमेंट ऑफ रॉन्ग टैक्स। अब कई बार क्या होता है, जो हमारा टैक्स पेयर होता है वो गलती से गलत टैक्स पे कर देता है। ठीक है, ये हो सकता है कि उसने आईजीएसटी पे करना था पर कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी, उल्टा भी हो सकता है सीजीएसटी एसटीएसटी पे करना था पर पे कर दिया आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा कई बार जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी गलत हो जाती है। तो ये जो केसेस हैं, अगर यहाँ पे एक्सेस में टैक्स डिपॉजिट हो गया हो तो जाके रिफ़ंड मिलता है। पर दूसरा केस भी हो सकता है, अगर उसने गलती करी है तो ये भी हो सकता है उसने कम टैक्स डिपॉजिट करवाया। तो अगर यहाँ पे गलती हुई है प्लस ऐसी गलती हुई है जिसमें कि उसने ज़्यादा टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो वो उसको रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। फिर आता है क्लेम बाय अ पर्सन हु हैज़ बॉर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हाँ जी, अब कई बार क्या होता है कि जो टैक्स होता है ना वो एक्सेस में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। सपोज़ कर लो कि एक इंसान ने टैक्स पे करना था।
ठीक है। जिसके ऊपर टैक्स की इंसिडेंस आई है वो कौन है, जो टैक्स जिसने टैक्स एक्चुअली में पे किया। अब सपोज़ कर लो कि आपने कोई सामान खरीदा है किसी शॉप से, आप हो ए और शॉप है बी, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में बी ने आपसे टैक्स कलेक्ट करके कहाँ दे देना है, जी को देना है, जी इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ए से बी ने ज़्यादा टैक्स ले लिया हो, ठीक है, और उसने जाके ये टैक्स ज़्यादा टैक्स डिपॉजिट करवा दिया और जी को। तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, ए यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, वो वाला इंसान ने जाके टैक्स का रिफ़ंड लिया है जो कि क्या है, यहाँ पर टैक्स की इंसिडेंस बियर कर रहा है। इंसिडेंस का मतलब टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन है वो जिसके ऊपर फॉल कर रहा है वो जाके रिफ़ंड क्लेम कर रहा है। इसके बाद रिफंड्स टू कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो कैजुअल या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं ना, इनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा जब इनका रजिस्ट्रेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक्सेस में टैक्स इनसे डिपॉजिट हो गया है, टैक्स का बैलेंस बचा हुआ है, तो ये उस चीज़ का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, ये पैसे वापस अपने ले सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ तब करेंगे जब इनका एक्सेस टैक्स बचा हुआ और टैक्स का बैलेंस ज़्यादा इन्होंने डिपॉजिट करवाया हो। अब मान लो इन्होंने 1 लाख का टैक्स डिपॉजिट करवाया, पर जाके जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म होती है तो ये पता लगता है कि इन्हें तो सिर्फ 70,000 का टैक्स डिपॉजिट करना था, तो ये जो 30,000 का एक्सेस में अमाउंट है ये डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। दूसरा केस आ गया कि 1 लाख का टैक्स बन रहा था पर इन्होंने डिपॉजिट करवाया था सिर्फ 70,000, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पर इन्हें अपनी तरफ से बाद में जाके एक्सेस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्होंने कम टैक्स डिपॉजिट करवाया था वो बैलेंस अपना वापस सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट में एक कंडीशन एसेंशियल ये आती है कि रिफ़ंड यहाँ पे सिर्फ तब मिलेगा जब हमारे जो टैक्स पेयर है, ठीक है, जो टैक्सेबल पर्सन है, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी उसे अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी वो सारे रिटर्न्स उसने अपनी ड्यू डेट पे जाके फ़ाइल किए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे उसे रिफ़ंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद आता है रिफ़ंड टू यूएन बॉडीज़ एंड अदर नोटिफाइड एजेंसीज़। अब जो हमारी यूएन बॉडीज़ और जो स्पेसिफिकली एम्बेसीज होती हैं उन सबको यूजुअली क्या मिली होती है, एग्जम्पशन होती है जीएसटी से, ठीक है। जीएसटी में जाके उन्हें एग्जम्पशन होती है, ठीक है। पर ये वाली जो एग्जम्पशन है इसको हम एज इट इज़ एग्जम्पशन के तौर पे नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इसको हम रिफ़ंड कर देंगे। अब यहाँ क्या होएगा, सबसे पहले इन्होंने कुछ अगर सामान ख़रीदा है, परचेजेस करी हैं, तो उन परचेजेस के ऊपर या फिर कोई सप्लाईज़ जो लिए उनके ऊपर ये टैक्स पहले तो पे कर देंगे, बाद में जाके इन्हें रिफ़ंड मिलेगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इन्हें पहले ही टैक्स नहीं लगेगा, वो वाली चीज़ गलत है। इन्हें क्या मिलता है, रिफ़ंड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लेम है इसको करने का टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट आता है जिस दिन सप्लाई हुई थी उस क्वार्टर का जो लास्ट डे है उसके 6 महीने ख़त्म होने तक यहाँ पे रिफ़ंड का क्लेम किया जा सकता है इन बॉडीज़ के द्वारा और इनको रिफ़ंड मिल जाएगा। फिर आता है रिफ़ंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर इंडिया से गुड्स प्रोक्योर कर रहा है, बाद में जाके इंडिया से जब वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, जो उसने आईजीएसटी पे किया हुआ है उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टूरिस्ट जो है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपको लिखने की इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास ना डेट होती है जिसके बाद हम जाके ना 2 साल का एक्सपायरी पीरियड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वो 2 साल का टाइम लिमिट तक जाके हम क्या कर सकते हैं, रिफ़ंड का क्लेम कर सकते हैं यूजुअल सर्कमस्टांसेस में जीएसटी में, ठीक है। तो यहाँ पे रेलेवेंट डेट होती क्या है, उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे रेलेवेंट डेट प्लस 2 ईयर्स का टाइम लिमिट होता है, ठीक है। रेलेवेंट डेट प्लस 2 ईयर्स। अब यहाँ पे रेलेवेंट डेट जब हो गई उसके 2 साल के जब तक पास नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम रिफ़ंड क्लेम नहीं करते। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है कि रेलेवेंट डेट है क्या। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी रिफ़ंड हमने अगर क्लेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट डेट से 2 साल से पहले पहले जीएसटी आरएफडी फॉर्म 01 जो है उसमें जाके कॉमन पोर्टल पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब रेलेवेंट डेट होती क्या है, यहाँ पे बहुत लेंदी चीज़ें दी गई हैं आपकी बुक में, ये चीज़ पढ़ने की बजाय, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
आप डायरेक्टली ये वाला टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इस टेबल में गिवन है अलग अलग जो कैटेगरीज आती हैं, सिचुएशंस आती है, उसमें जो अलग अलग रेलेवेंट डेट्स की कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे टेबल को हम देखते हैं। पहला आता है कॉलम सीरियल नंबर, फिर है पर्पस ऑफ रिफंड, फिर क्लॉज गिवन है, क्लॉज आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आती है रेलेवेंट डेट और रिमार्क्स। रेलेवेंट डेट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वाया सी और एयर। सी या एयर से गुड्स इंडिया के बाहर जाके इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेलेवेंट डेट क्या होगी, वो वाली डेट जिस टाइम पे शिप या फिर जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को छोड़ता है, ठीक है, इंडिया से बाहर जाएगा, वो होगी हमारी रेलेवेंट डेट। उसके 2 साल बाद तक हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वाया लैंड रूट। गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट तो हो रहे हैं पर वो लैंड रूट से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेलेवेंट डेट क्या आती है, गुड्स पास द कस्टम फ्रंटियर, वो वाली डेट जिस टाइम पे हमारे गुड्स जो हैं वो कस्टम जहाँ ड्यूटी लगती है ना, कस्टम फ्रंटियर, वो जगह को पास करते हैं। इसके बाद गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वाया पोस्ट। अब अगर गुड्स एक्सपोर्ट तो हो रहे हैं पर वो पोस्ट के थ्रू हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमने डेट देखनी है वो वाली जब गुड्स को पोस्ट ऑफिस डिस्पैच करता है। इसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे रेलेवेंट डेट वो वाली है जहाँ पे वो वाली डेट जिस दिन हम जो रिटर्न है डीम्ड एक्सपोर्ट का उसे फाइल करते हैं, वो हमारी रेलेवेंट डेट होगी। रिटर्न किस फॉर्म में फाइल की जाएगी वो आपको गिवन है GSTR 1। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं उसके 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस आता है कि जहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी रिसीट से पहले ही डिलीवर हो चुकी है, ठीक है, सप्लाई पहले कर दी हमने, ठीक है, पेमेंट बाद में हो रही है, ठीक है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट तो हो रहा है तो मतलब हमें पैसे आने हैं, पर हमने सप्लाई पहले कर दी, पैसे हमें बाद में जाके आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमने रेलेवेंट डेट देखनी है वो वाली डेट जिस दिन पेमेंट जो है उसे हमने एक्चुअली रिसीव किया है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। जिस दिन पेमेंट हमने रिसीव कर ली वो हमारी रेलेवेंट डेट है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज पहले ही हो चुकी है, ठीक है, पेमेंट बाद में हुई हो तो बाद जब पेमेंट जो बाद वाली डेट है जब पेमेंट रिसीव की है वो हमारी रेलेवेंट डेट होगी। फिर आती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का दूसरा केस, वो क्या है, जब हमारी जो पेमेंट है वो एडवांस में आ रही है, सर्विसेज बाद में जाके दी जा रही हैं, पेमेंट एडवांस में आ रही है, तो यहाँ पे वो वाली डेट रेलेवेंट डेट होगी जिस दिन इनवॉइस को इशू किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट केस, रिफंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर और जजमेंट। किसी ऑर्डर कोर्ट या फिर किसी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के कारण जाकर या फिर किसी जजमेंट के थ्रू जाके कोई हमें रिफ़ंड मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारी रेलेवेंट डेट होगी वो वाली डेट जिस दिन ऑर्डर या फिर जजमेंट या फिर डिक्री आई है। अब यहाँ पे आपकी बुक में ना जी डिक्रीज़ लिखा हुआ है, ये डिक्रीज़ नहीं है, डिक्री है। इसके बाद आता है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर हमें रिफ़ंड आ रहा है तो उसके लिए हमने रेलेवेंट डेट वो वाली डेट देखनी है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, ठीक है, वो हमारी रेलेवेंट डेट होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट आता है प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे प्रोविजन पेमेंट लिखी हुई है, प्रोविजनल पेमेंट होनी चाहिए। प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स के टाइम पे रेलेवेंट डेट वो वाली डेट है व्हेन द टैक्स इज एडजस्टेड आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। वो वाली डेट जब हमने फाइनल असेसमेंट कर लिया उसके बाद जाके जो टैक्स असेस हुआ है। अब प्रोविजनल पेमेंट का मतलब क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट के बाद जो टैक्स पे किया जाता है वो वाली पेमेंट। फिर आता है पर्सन अदर दैन द सप्लायर। अगर सप्लायर के अलावा कोई और पर्सन रिफ़ंड क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे रेलेवेंट डेट आती है वो वाली डेट जिस दिन की वो जो पर्सन है जो रिफ़ंड क्लेम कर रहा है वो गुड्स या सर्विसेज को रिसीव कर रहा है। इसके बाद आता है दूसरे केसेस में रेलेवेंट डेट होगी वो वाली, बाकी सारे बचे हुए केसेस में रेलेवेंट डेट है वो वाली डेट जिस दिन टैक्स पे हुआ है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।